हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 19 एंड 20 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 19, ए मोटरसाइकिल हैज टू मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑन एन overbridge which is in the form of a circular arc of radius capital R and has a total length L. Suppose the motorcycle starts from the highest point, part A. What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? Note of interrogation. Part B. If the motorcycle goes at a speed 1 by root 2 times the maximum found in part A, where it will lose the contact with the road, note of interrogation. And part C, what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge? प्रॉब्लम 19 में एक मोटरसाइकिल एक ओवर ब्रिज से होकर पास करता है, उसके हाईएस्ट पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है। ओवर ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है मोटरसाइकिल और बाइक। ओवर ब्रिज एक सर्कुलर आर्क के रूप में है जिसका रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ, टोटल लेंथ ओवर ब्रिज का कैपिटल एल है। तो पार्ट ए में यह मालूम करना है कि कितना मैक्सिमम स्पीड होगा उस ओवर ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट पी पर, जिससे कि मोटरसाइकिल का व्हील ओवर ब्रिज के रोड से कांटेक्ट उसका बना रहे, कांटेक्ट समाप्त नहीं हो। यह सपोज करते हुए कि मोटरसाइकिल ब्रिज के ओवर ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट से पी से मोशन स्टार्ट करता है। पार्ट बी में यदि मोटरसाइकिल पार्ट ए में ऑब्टेन किए गए मैक्सिमम स्पीड का 1 by root 2 टाइम्स से मोशन करे, तो वह मोटरसाइकिल रोड से कांटेक्ट कहाँ लूज करेगा। एंड पार्ट सी में वह मोटरसाइकिल और बाइक कितना मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड, अधिकतम समरूप चाल कितना वह मेंटेन करे, जिससे कि वह बाइक, वह मोटरसाइकिल सर्कुलर ब्रिज के किसी भी पॉइंट पर और सर्कुलर आर्क के किसी भी पॉइंट पर कांटेक्ट लूज ना करे। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए में पूछा गया है कि व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कांटेक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बाइक का कितना स्पीड होना चाहिए जिससे कि वह बाइक ओवर ब्रिज के रोड से कांटेक्ट लूज ना करे। उसका कांटेक्ट मतलब मोटरसाइकिल के व्हील्स का ओवर ब्रिज के रोड से, दैट इज सर्कुलर आर्क से कांटेक्ट हमेशा बना रहे। तो अब हाईएस्ट पॉइंट पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वह मोटरसाइकिल का वेट, सपोज मास ऑफ द मोटरसाइकिल इज m, so weight of the motorcycle mass multiplied by acceleration due to gravity x vertically downward, जो कि वर्टिकली उधर दिशा में नीचे की ओर काम करेगा हाईएस्ट पॉइंट पी पर। एंड नॉर्मल रिएक्शन जो ओवर ब्रिज के रोड का होगा वह अपवार्ड काम करेगा बाइक पर। जब तक कांटेक्ट बना रहेगा, कांटेक्ट तभी बना रहे, क्योंकि कांटेक्ट तभी बना रहेगा जब नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता रहेगा। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा एक्ट होता है, वह सरफेस के द्वारा होता है। तो ओवरब्रिज के द्वारा
ओवरब्रिज के रोड के द्वारा बाइक पर वेट के अगेंस्ट में, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, उसके अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। तो जब तक नॉर्मल रिएक्शन परसिस्ट करेगा, माने जब तक नॉर्मल रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, तब तक रोड का मतलब सर्कुलर आर्क और ओवरब्रिज के रोड का कांटेक्ट बाइक के व्हील से बना रहेगा। जब नॉर्मल रिएक्शन ही जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कांटेक्ट मतलब बाइक के व्हील्स का कांटेक्ट रोड से समाप्त हो गया है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होना चाहिए। तो एंड एक अनदर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। एंड एक अनदर फोर्स भी काम करेगा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता है, तो जो कि बाहर की ओर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है सर्कुलर आर्क के सेंटर की ओर और सर्किल के सेंटर की ओर के टुवर्ड्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा सर्किल के सेंटर के आउटवर्ड, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में? नॉर्मल रिएक्शन प्लस n प्लस mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू mg, जो इक्वेशन होगा हाईएस्ट पॉइंट पर सर्कुलर आर्क के ओवरब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट से p पर। तो n प्लस at point p, that is highest point of the overbridge, at point p we have normal reaction n plus centrifugal force mv square by r equals to mg। mg वर्टिकली डाउनवर्ड है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ओवरब्रिज के द्वारा रिएक्शन फोर्स है, ओवरब्रिज के रोड के द्वारा रिएक्शन फोर्स है बाइक पर अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन जो रोड का होगा बाइक पर वह होगा mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। अब नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए, परसिस्ट करना चाहिए। एंड नॉर्मल रिएक्शन अगर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया mg माइनस mv स्क्वायर बाई r इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर mg अगर ग्रेटर होगा mv स्क्वायर बाई r से, तो उस सिचुएशन में मोटरसाइकिल के व्हील्स का कांटेक्ट ओवरब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट से बना रहेगा। सो mg that is n is should be greater than 0. So for n is should be greater than 0, for capital N normal reaction should be greater than 0, जिससे कि कांटेक्ट लूज नहीं करे मोटरसाइकिल रोड के हाईएस्ट पॉइंट पर। तो फॉर n should be greater than 0, mg weight of the बाइक और मोटरसाइकिल should be greater than equal to mv स्क्वायर बाई r। अगर mv स्क्वायर बाई r अधिक हो जाएगा तब तो उस सिचुएशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा वेट से, तो उस सिचुएशन में कांटेक्ट लूज कर जाएगा बाइक। तो mg शुड बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई r। सो फॉर n इज ग्रेटर देन 0, नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और mv स्क्वायर बाई r शुड बी स्मॉलर एंड इक्वल टू mg। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, रिवर्स भी। तो दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r इज स्मॉलर एंड इक्वल टू mg, देयरफॉर v स्क्वायर शुड बी स्मॉलर एंड इक्वल टू rg। m से m अगर इक्वेट करते हैं इसको मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो v स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन rg, दैट इज v should be smaller and equal to root under कैपिटल R है। यहाँ जो R है रेडियस गिवन है कैपिटल R, नॉट स्मॉल r। सो कैपिटल R यहाँ यूज करना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में mv स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, क्योंकि प्रॉब्लम में कैपिटल R गिवन है। सो v शुड बी स्मॉलर एंड इक्वल टू रूट अंडर rg। अब मैक्सिमम स्पीड कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए इक्वेट कर दें इस इनइक्वालिटी को, दैट इज v इक्वल टू rg, v इक्वल टू v मैक्स इक्वल्स टू रूट अंडर rg। मतलब अधिकतम स्पीड इतना होगा जिससे कि मोटरसाइकिल कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। इससे अधिक स्पीड नहीं होना चाहिए, इससे कम स्पीड होगा
तो पर भी कांटेक्ट बना रहेगा, लेकिन अधिकतम स्पीड इतना होगा v max इक्वल टू रूट अंडर rg। इससे ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो उस सिचुएशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हो जाएगा, जिससे कि बाइक का मोटरसाइकिल का कांटेक्ट लूज हो जाएगा रोड से। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। v इक्वल टू v max, that is maximum velocity for which the contact with the road is not broken at the highest point। हाईएस्ट पॉइंट से हमने सपोज किया है पी पर कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, तो यह मैक्सिमम स्पीड होगा मोटरसाइकिल का। v इक्वल टू डी मैक्स इक्वल टू रूट अंडर आर जी। अब इस पार्ट ए के सॉल्यूशन का मतलब v इक्वल टू रूट अंडर आर जी का पार्ट बी में भी यूज है कि बाइक जो है और मोटरसाइकिल किस पॉइंट पर मतलब ओवरब्रिज के किस पॉइंट पर कांटेक्ट लूज करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट से अपना मोशन करते हुए, तो हाईएस्ट पॉइंट से वह डिस्टेंस मालूम करना है कि किस डिस्टेंस पर वह कांटेक्ट लूज करेगा। तो सपोज किया जाए हाईएस्ट पॉइंट, तो हमने सपोज किया है सर्कुलर रोड का, मतलब ओवरब्रिज है जो सर्कुलर आर के रूप में है, टोटल लेंथ उसका एल है, रेडियस आर है। तो सपोज किया जाए कि बाइक कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, सपोज करना है कि हाईएस्ट पॉइंट से। तो हाईएस्ट पॉइंट से सपोज किया जाए एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सपोज कर लिया जाए, सपोज किया जाए पॉइंट क्यू है, जहां मोटरसाइकिल ओवरब्रिज के रोड से कांटेक्ट लूज जो कांटेक्ट है उसको लूज करता है, मतलब रोड को छोड़ देता है, मतलब इसका व्हील जो है रोड को छोड़ देगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब कांटेक्ट लूज कर जाएगा मोटरसाइकिल, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके द्वारा एक्ट होता है, यहाँ पर ओवरब्रिज के रोड के द्वारा। तो कांटेक्ट लूज करने का मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन ही जीरो हो गया। तो क्यू पॉइंट का डिस्टेंस ओवरब्रिज से हम सपोज कर लेते हैं कितना है, एक्स है। इस एक्स का वैल्यू मालूम करना है। जब क्यू पॉइंट पर आ गया ओवरब्रिज ए बी हमने सपोज किया है, ओवरब्रिज ए बी जो सर्कुलर आर के रूप में है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो जब पी पॉइंट पर पहुंच गया बाइक मोटरसाइकिल एक्स डिस्टेंस बिलो फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट पी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वेट टू वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, mg वेट बाइक का मोटरसाइकिल का वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। एंड अब यहाँ पर इसके सेंटर के लॉन्ग, मतलब सर्कुलर आर्क के सेंटर के लॉन्ग एक्ट करेगा एक, मान लिया सपोज किया जाए कि जो वेट है वह कितना एंगल फॉर्म करता है, वह एंगल फॉर्म करता है थीटा एंगल फॉर्म करता है। मतलब सेंटर से क्यू को, मतलब क्यू पॉइंट जो कि एक्स डिस्टेंस नीचे है उसको ज्वाइन करने वाला लाइन से कितना एंगल फॉर्म करता है, जो वर्टिकल डाउनवर्ड वेट का डायरेक्शन है वह एंगल फॉर्म करता है कितना, थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो वेट का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, क्यूओ के लॉन्ग, मतलब टुवर्ड्स द, मतलब सर्कुलर आर्क के सेंटर को पॉइंट क्यू जो कि एक्स डिस्टेंस बिलो है हाईएस्ट पॉइंट से, रोड के हाईएस्ट पॉइंट से, तो उस लाइन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, मतलब उसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन क्यू और सेंटर, सर्कुलर आर्क का सेंटर, क्यू पॉइंट एंड सर्कुलर आर्क का सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन से जो वर्टिकल वेट है वह थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो इधर वेट का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। इधर मतलब क्यूओ के लॉन्ग जो वेट का कंपोनेंट हो जाएगा वह mg cos थीटा होगा। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, mv स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड काम करेगा, तो यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन भी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर काम करेगा। तो अभी माने इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट के, मतलब पी पॉइंट पर वर्टिकल अपवर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पर इस जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि पोजीशन तो क्यू पॉइंट पर आ गया है बाइक का, तो मोशन तो ये काम पे, मैंने कहने का मतलब है इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन अब जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल से कुछ एंगल पर हो जाएगा। तो अब mg cos थीटा और n एक दूसरे के अपोजिट होगा, मिड पॉइंट पर होगा, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन इस क्यू पॉइंट पर जो कि कर्व के ओवरब्रिज के पॉइंट क्यू एक्स डिस्टेंस बिलो है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो अब पॉइंट क्यू पर क्या होगा, इक्वेशन हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर प्लस n इक्वल्स टू mg cos थीटा। लेकिन पार्ट बी में कांटेक्ट लूज करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ओवरब्रिज के रोड द्वारा ही एक्ट करता है। तो जब कॉन्टेक्ट ही लूज कर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगा। तो पार्ट बी के लिए क्या हो गया, एट पॉइंट क्यू से एट डिस्टेंस एक्स बिलो द हाइएस्ट पॉइंट, तो एट पॉइंट क्यू ऑन द overbridge we have mv square by r plus n equals to mg cos theta। mg cos theta जो कंपोनेंट वेट का हो गया इसके लॉन्ग क्यूओ के लॉन्ग। अब n0 है टू लूज कॉन्टेक्ट, एंड जब स्पीड कह रहा है कितना है, पार्ट ए में जो स्पीड हमारा आया रूट अंडर आर जी का कितना है 1/√2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्ट लूज कर जाना है। तो फॉर लूजिंग द कॉन्टेक्ट n इक्वल्स टू 0, फॉर लूजिंग द कॉन्टेक्ट, मोटरसाइकिल कॉन्टेक्ट लूज कर जाए, और टू लूज द कॉन्टेक्ट, for losing the contact or to lose the contact with the road, with the overbridge, normal reaction n equals to 0। कॉन्टेक्ट ही लूज कर गया तो नॉर्मल रिएक्शन तो रोड ही लगाता है, ओवरब्रिज का रोड, और उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा व्हील्स मोटरसाइकिल का, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। तो इसमें हम 0 पुट कर देंगे, तो mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू mg cos थीटा हो जाएगा। सो वी हैव n0 पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में, mv स्क्वायर बाई आर centrifugal force plus normal reaction equals to mg cos theta। So we have putting n equal to 0, we have mv square upon r equals to mg cos theta, m से m कैंसिल हो गया, therefore v square equals to rg cos theta। जब कांटेक्ट बाइक लूज कर जाएगा क्यू पॉइंट पर, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस बिलो है, उस एक्स डिस्टेंस को हमें मालूम करना है। तो वी स्क्वायर स्पीड कितना आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, एंड वी का वैल्यू दिया हुआ है 1/√2 टाइम, मतलब स्पीड कितना है क्यू पॉइंट पर बाइक का 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम स्पीड इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में मैक्सिमम स्पीड कितना आया था, वी इक्वल टू रूट अंडर आर जी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी का कितना टाइम्स हो जाएगा 1/√2 टाइम्स है, तो 1/√2 टाइम्स v का वैल्यू 1/√2 टाइम इंटू रूट अंडर आर जी, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, एंड v स्क्वायर कितना था, v इक्वल टू रूट अंडर आर जी, तो v स्क्वायर आर जी, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आर जी, 1/√2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर आर जी का होल स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू आर जी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इक्वल्स टू आर जी कॉस थीटा, आर जी से आर जी कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, देयरफॉर कॉस थीटा हाफ आ गया, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कॉस 60, हाफ कॉस 60 होता है, तो कॉस π/3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ मीन्स कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, कॉस कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ 1/2 बचा, आर जी कैंसिलेशन के बाद v का वैल्यू 1/√2 इंटू रूट अंडर आर जी पुट करने पर v स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट समाप्त हो गया, आर जी कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा 1/2 दैट इज कॉस 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दैट इज π/3 रेडियन। अब हमको चूंकि अब हमें मालूम क्या करना है, कितना डिस्टेंस बिलो हाईएस्ट पॉइंट से कॉन्टेक्ट लूज करेगा कौन, बाइक, तो वह डिस्टेंस हमको मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एंगल हमें मालूम हो गया कितने एंगल पर होगा, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू हाफ cos 60, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3 रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन। अब थीटा हमें मालूम एक्स मालूम करना है, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो मतलब वेट का जो डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन, वह पॉइंट क्यू और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन से अगर थीटा एंगल बनाता है, तो यह एंगल भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ज्योमेट्री से,
ओ से पी को ज्वाइन करने वाला हाईएस्ट पॉइंट से सर्कुलर आर्क के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन भी ओक्यू लाइन से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो थीटा इक्वल टू, अब हम जानते हैं कर्व ट्रायंगल में एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो सो थीटा इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू आर्क हो गया पी क्यू, जो कि क्यू पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट से एक डिस्टेंस बिलो है, जहां पर कि एन इक्वल टू क्या हो गया है, कांटेक्ट लूज किया है, तो एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 हो गया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जहाँ कांटेक्ट लूज कर गया मोटरसाइकिल ओवरब्रिज के रोड से, तो एन इक्वल टू 0, तो वह डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट से कितना है, x है। तो इस कर्व ट्रायंगल में ओ पी क्यू में क्या हो गया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज x अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस है, सेंटर से हाईएस्ट पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना होगा, सर्कुलर आर्क है तो कहीं भी डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, देयरफॉर x इक्वल टू आर इंटू थीटा, देयरफॉर x जो कि थीटा इक्वल टू होता है आर्क हो गया पी क्यू अपॉन ओ पी रेडियस, तो पी क्यू इक्वल टू x हमने सपोज किया है, x डिस्टेंस बिलो फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। बाइक लूज करता है, मोटरसाइकिल लूज करता है ओवरब्रिज से कांटेक्ट, तो x अपॉन आर, देयरफॉर x इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 3 इंटू आर, पाई बाई 3 इंटू आर, तो आर पाई बाई 3 हो गया, आर पाई बाई 3, ये हो गया आंसर। ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। क्यू पॉइंट पर जब कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, मतलब बाइक कॉन्टेक्ट लूज करेगा, तो वह डिस्टेंस कितना हो गया, कितना डिस्टेंस नीचे है हाईएस्ट पॉइंट से, वह डिस्टेंस है आर पाई बाई 3 या पाई आर बाई 3, है ना, अलोंग द ब्रिज होगा फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। आंसर हो गया x इक्वल्स टू पाई आर बाई 3 अलोंग द ब्रिज, ब्रिज के अलोंग ही है, क्योंकि ब्रिज का आर क्या है, ए बी है, तो ब्रिज के अलोंग ही पी से क्यू पॉइंट x डिस्टेंस नीचे हाईएस्ट पॉइंट से, अलोंग द ब्रिज फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट x इक्वल्स टू पाई आर बाई 3, इस डिस्टेंस पर बाइक ओवर ब्रिज से कॉन्टेक्ट लूज करेगा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, entire solution, and last answer is x equal to pi r by 3। अब पार्ट सी का आंसर करना है कि व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन, दैट इज कैन बाइक और मोटरसाइकिल कैन मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। माने कितना मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड, कितना महत्तम समरूप चाल मोटरसाइकिल और बाइक मेंटेन करे उस ओवर ब्रिज पर, जो कि सर्कुलर आर्क के रूप में है, जिससे कि वह मोटरसाइकिल कहीं भी कांटेक्ट लूज ना करे। तो उसे भी फाइंड आउट करना है, कितना मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड होगा वह मालूम करना है। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट सी ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके लिए मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम 19 के प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम हमने बोर्ड पर लिखा है, उसको इरेज करता हूं पार्ट सी को छोड़कर। तो बाइक और मोटरसाइकिल ओवर ब्रिज, दैट इज सर्कुलर आर्क है के रूप में है, उसको कहीं भी माने कांटेक्ट लूज ना हो मोटरसाइकिल के व्हील्स का, तो कितना मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड होगा, मतलब बाइक कितना मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करे। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बाइक के द्वारा कांटेक्ट लूज करने का होगा कहाँ पर, लोएस्ट पोजीशंस, माने आइदर ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस, आइदर ऑफ द लोएस्ट पोजीशन, आइदर पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर लूज करने की संभावना, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब कितना स्पीड हो कि वहां पर भी ए और बी पर भी वह लूज ना करे, बाकी तो कहीं बीच में कहीं लूज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लेकिन कितना स्पीड वह करे कि वहां पर भी वह लूज ना करे, वह क्या कंडीशन होगा स्पीड का, मैक्सिमम स्पीड का। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लें कि लोएस्ट पोजीशन पर वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस
आइदर ए और बी पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर अब देख लिया जाए कि कितना स्पीड होगा। अगर कॉन्टेक्ट लूज करता है तो कितना स्पीड होगा। तो अब कॉन्टेक्ट लूज ना करने के लिए उतना से कम स्पीड चाहिए। तो अगर वह स्पीड मालूम हो जाए जिससे कि इस सर्कुलर मतलब आर्क और ओवरब्रिज के लोएस्ट पोजीशंस आइदर ए और आइदर पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो कि दोनों लोएस्ट पोजीशंस हैं, बोथ लोएस्ट पोजीशंस ओवरब्रिज का है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लूज माने कॉन्टेक्ट लूज करने का अगर स्पीड हम मालूम कर लें, वह मैक्सिमम स्पीड, तो उससे कम स्पीड ही रखना होगा, जिससे कि वह मोटरसाइकिल मतलब इस ओवरब्रिज और सर्कुलर आर्क के किसी भी पॉइंट पर आइदर इवन पॉइंट्स ए एंड बी पर भी कॉन्टेक्ट लूज न करे। वही पूछा जा रहा है। तो पहले हम ऑब्टेन कर लें मैक्सिमम वेलोसिटी आइदर पॉइंट मतलब वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस आइदर ए और पॉइंट बी पर कि कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। तो बी पॉइंट पर क्या होगा? बी पॉइंट पर भी फिर वही बात है। यहाँ पर जो वेट है, अगर बाइक वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस पर है से एट पॉइंट बी, तो बाइक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा, क्योंकि अगर बी पॉइंट होता तो वर्टिकली अपवर्ड काम करता, लेकिन यहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी क्योंकि ये कर्व पॉइंट मतलब कर्व ए बी कर्व मतलब ओवरब्रिज का जो बी पॉइंट है वह क्या है? कर्व पॉइंट है। तो इस पॉइंट के नॉर्मल देखना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वह वेट का जो कंपोनेंट होगा उसके अपोजिट होगा। वेट का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा फिर किधर हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा हो जाएगा इसके अलोंग बीओ के अलोंग। बीओ जो है मतलब वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस जहां हम कंसीडर कर रहे हैं बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के अलोंग, बी पॉइंट से सर्कुलर आर्क को सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग वेट का कंपोनेंट काम करेगा कितना? एम जी कॉस थीटा। सपोज किया जाए जो चूंकि वेट बी पॉइंट पर जो कि लोएस्ट पोजीशन है, इस वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस है इस सर्कुलर आर्क का या ओवरब्रिज का, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो वह बीओ जो लाइन है मतलब सर्कुलर आर्क के सेंटर से बी पॉइंट वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उसके साथ जो वेट है वह कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? बट थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पी था, उसको ज्वाइन कर उसको मतलब हाईएस्ट पॉइंट से सर्कुलर आर्क के सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूँ लाइन से, भी एंगल जो बनेगा वह क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ज्योमेट्री से थीटा हो जाएगा। अब बीओ के लॉन्ग क्या होगा? जिसके लॉन्ग मतलब यह रेडियस को भी शो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सर्किल है तो सर्किल से सेंटर का मतलब सर्किल से हाईएस्ट पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना होगा? सर्कुलर आर्क है तो कोई भी डिस्टेंस आधी के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर वेट का जो कंपोनेंट होगा बीओ के अलोंग वह कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा एरो मार्कर मैं नीचे लिख देता हूँ, बीओ के अलोंग। एंड नॉर्मल रिएक्शन होगा इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगा बाहर की ओर उसी के अलोंग, एन के अलोंग ही एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता या ये हाईएस्ट पॉइंट रहता तो वहां पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पर कर्व सरफेस है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लाइंड हो जाएगा, मतलब एन जो होगा एम जी कॉस थीटा के अपोजिट होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर भी उधर। तो अब बी पॉइंट पर अगर कॉन्टेक्ट लूज करता है उसका कंडीशन हम मालूम कर लें, तो कॉन्टेक्ट लूज न करने वाला कंडीशन मालूम हो जाएगा। तो एट पॉइंट बी ऑफ द ओवरब्रिज, पॉइंट बी क्या है? वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स, वन ऑफ द लोएस्ट point of the overbridge if
द मोटरसाइकिल लूज द कॉन्टेक्ट, क्योंकि कॉन्टेक्ट लूज करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब लोएस्ट पोजीशन पर ही होगी, इसलिए कि थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू थीटा बढ़ने से घटता है, तो कॉस थीटा घटेगा तो इसका मतलब है कि एम बी स्क्वायर बाई आर उसके जस्ट एम जी कॉस थीटा तो सेंटर की बी से ओ के लॉन्ग है, एम बी स्क्वायर बाई आर उसके जस्ट अपोजिट है, तो एम जी कॉस थीटा घटने का मतलब एम जी कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा तो एम बी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो मतलब मोटरसाइकिल का ओवरब्रिज को ओवरब्रिज से कांटेक्ट लूज करने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो होगा वो आइदर ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस पर ही होगी, आइदर ए पर और बी पर। तो उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम स्पीड होगा उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उस स्पीड से कम ही होना चाहिए जिससे कि यूनिफॉर्म स्पीड, जिससे कि मोटरसाइकिल कहीं भी मतलब ओवरब्रिज के किसी भी पॉइंट पर कांटेक्ट लूज ना करे, इवन ए एंड बी पर भी। तो एक द मोटरसाइकिल loses its contact with the road. Road means overbridge. Then overbridge. Then we have अगर लूज कर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। हालांकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, लूज नहीं करना है, लेकिन यह मानते हुए कि लूज करेगा तो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा, तो उससे कम ही स्पीड चाहिए। तो देन वी हैव एम बी स्क्वायर बाई आर, आउटवर्ड है एम जी कॉस थीटा, ऐसे तो एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। सो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू, अब एन जीरो हो गया तो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और एम से एम कैंसिल हो गया। मैक्सिमम स्पीड के लिए हम मालूम कर रहे हैं और वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर कैपिटल आर होगा रेडियस, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, देयरफॉर वी इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं यहाँ से, थीटा कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, यहाँ पूरा एंगल कितना होगा, इधर भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा प्लस थीटा टू थीटा, तो टू थीटा क्या हो जाएगा, माने एक्सट्रीम पॉइंट ए मतलब सॉरी लोएस्ट पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन भी कर सकते हैं, तो ए से ओ का भी हाईएस्ट पॉइंट्स को पी से ज्वाइन करने लाइन से कितना एंगल बनेगा, थीटा ही बनेगा, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, टू थीटा। तो कर्व ट्रायंगल में क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर पाई रेडियस, तो टू थीटा इक्वल टू ए बी लेंथ टोटल कितना हो गया, ए बी एल है, आर का लेंथ कितना है, एल है, तो टू थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड हमने ऑब्टेन कर लिया, तो v इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा। तो इतना मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए, इतना चाहिए कम से कम, माने v इज स्मॉलर एंड इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, ये कंडीशन हो जाएगा। सो v इज स्मॉलर एंड इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा, जिससे कि मोटरसाइकिल ओवरब्रिज पर के किसी भी पॉइंट पर, इवन बोथ लोएस्ट पोजीशंस ए एंड बी पर भी कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड आ गया v इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा, तो इससे स्मॉलर ही होना चाहिए और इक्वल करके हमने ऑब्टेन कर लिया कंडीशन माने मैक्सिमम स्पीड का। सो v शुड बी इक्वल लेस एंड इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, और कंडीशन इज v शुड बी स्मॉलर एंड इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू टू थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना, टू थीटा इक्वल टू, ये टोटल एंगल बन गया बोथ लोएस्ट पोजीशन से सर्कुलर माने सर्कुलर आर्क या ओवरब्रिज के सेंटर का, तो टू थीटा इक्वल टू टोटल लेंथ ए बी का कितना है, ओवरब्रिज का लेंथ एल है, तो टू थीटा इक्वल टू एल अपॉन रेडियस आर हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू एल अपॉन टू आर, एल अपॉन टू आर। तो v should be smaller than equal to 2g रूट अंडर आर जी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एल अपॉन टू आर। यह आंसर हो गया, यह स्पीड चाहिए इतना
जो कि मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड है v इक्वल्स टू v स्मॉलर एंड इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू l बाई 2r, यह आंसर हो गया। जिससे कि इतना स्पीड अगर रहेगा या इससे कम स्पीड रहेगा तब मोटरसाइकिल ओवरब्रिज से कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, दैट इज मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया v इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी कॉस l अपॉन 2r। इससे कम ही स्पीड होना चाहिए जिससे कि कांटेक्ट मान v का वैल्यू कम होना चाहिए। v का वैल्यू कम होगा तभी जाकर के, अगर v का वैल्यू ज्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर काम कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो mg cos थीटा से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो कांटेक्ट लूज नहीं करना है किसी भी पॉइंट पर, ए एंड बी पर सम पॉसिबिलिटी ज्यादा है बहुत मिनिमम पॉइंट पर, लेकिन वहां पर भी लूज ना करें, तो उसके लिए हमने इसलिए वन ऑफ द मिनिमम पॉइंट्स बी पर हमने इस सिचुएशन को लेकर के सॉल्व किया एंड मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सप्रेशन आ गया v इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू l अपॉन 2r। सो फाइनल आंसर इज v इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी मल्टीप्लाइड बाई कॉस l अपॉन 2r। कंडीशन के रूप में लिख दिया, इनइक्वालिटी के रूप में v स्मॉलर एंड इक्वल टू रूट अंडर आर जी कॉस l अपॉन 2r, व्हिच इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट सी ऑफ प्रॉब्लम 19। Problem 20. A car goes on a horizontal circular road, that is plain circular road of radius capital R. The speed increasing at a constant rate dv upon dt equals to a small a, that is tangential acceleration. The friction coefficient between the road and the tire is mu. Find the speed at which the car will skid. Problem 20 में एक कार किसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, दैट इज प्लेन सर्कुलर रोड, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो उस प्लेन सर्कुलर रोड और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड से होकर एक कार गुजरती है जिसका स्पीड एक कांस्टेंट रेट dv बाई dt इक्वल्स टू a, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, जो कि rate of change of speed with respect to time, relative to time, is small a, that is tangential acceleration. dv by dt equal to a, tangential acceleration है उस कार का। अब उस कार का टायर्स एंड रोड के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक, वह म्यू है। तो उस स्पीड को मालूम करना है जिस स्पीड के साथ कार स्कीड कर जाए, तो उस स्पीड को मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। जब कोई मोटर कार और कोई व्हीकल प्लेन सर्कुलर रोड और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड से होकर पास करता है कोई व्हीकल, तो उस व्हीकल का मोशन, मतलब जो सेंटीपिटल फोर्स उस व्हीकल पर एक्ट करता है, वह फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो एवरी पॉइंट पर उस सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्किल के एवरी पॉइंट पर स्पीड कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन यह केस है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसमें सर्कुलर पाथ जो कि प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक प्लेन सर्कुलर रोड है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, जो कि रोड टर्निंग तो है लेकिन प्लेन है, वहाँ कोई स्लोप नहीं है। तो अब यहाँ से जो कार उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड से होकर पास कर रही है, तो उसका मतलब उस सर्कुलर रोड से दैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड और प्लेन सर्कुलर रोड के एवरी पॉइंट पर कार का स्पीड भी चेंज कर रहा है। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, स्पीड भी चेंज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यह केस है, उसमें
एक्सेलेरेशन, टू टाइप्स के एक्सेलेरेशन होते हैं। एक्सेलेरेशन के मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो कि सर्कुलर ट्रैक के अलोंग, सर्कुलर पाथ के अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और एंड दूसरा अनदर एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल और सर्कुलर रोड जो कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगा। हम दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हमें ऑब्टेन होगा और उसके कारण रिजल्टेंट फोर्स भी एक्ट करेगा उस कार पर, जो कि फ्रिक्शन फोर्स द्वारा प्रोवाइड होगा। जैसा कि हम जानते हैं प्लेन सर्कुलर रोड से होकर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड से होकर कोई व्हीकल पास करता है तो उस पर उसका मोशन इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ बैंकिंग नहीं है, रोड का बैंकिंग नहीं है, स्लोप नहीं है, तो फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी होती है। तो इसलिए यहाँ पर अब देखा जाए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है और यहाँ पर हमने डायग्राम स्केच किया है, कार है, तो कार इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड से होकर गुजर रही है, पास कर रही है, जिसका स्पीड कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है dv बाई dt, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा किधर, along the tangent drawn to any point of the circular road or circle, that is dv by dt, यही है dv by dt, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, जिससे a सिंबल से डिनोट किया गया है इस प्रॉब्लम में। dv by dt टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करेगा along the tangent drawn to एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो यहाँ अब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर और सेंटर ऑफ मास पर कार का वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड उसी पॉइंट पर हमने सर्कुलर ट्रैक के अलोंग जो पाथ होगा, सर्कुलर रोड तो है ही, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सर्किल होगा। तो वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन जो वेट को बैलेंस करेगा वह वर्टिकली अपवर्ड, एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो dv by dt है along the tangent of the circle, and another एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टू टाइप्स के एक्सेलेरेशन होते हैं। अनदर एक्सेलेरेशन कौन होगा, जो कि इस सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड और प्लेन सर्कुलर रोड के रेडियस के लॉन्ग सेंटर के टुवार्ड्स एक्ट करेगा, जो कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन AC इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। रेडियस क्या है, रेडियस r है इस सर्कुलर ट्रैक का, प्लेन सर्कुलर रोड का रेडियस r है, तो इसके लॉन्ग काम करेगा टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन काम करेगा along the radius towards the center, and AC equals to v square by r। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन along the tangent drawn to this point of the circle, this point जहाँ से वेट का भी लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में सर्किल के लॉन्ग, सर्कुलर जो लाइन ऑफ एक्शन है सर्किल, ठीक है, ये मोटर कार का, तो उसके लॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एंड रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन होगा तो रिजल्टेंट फोर्स भी होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन काम करेगा इधर AR, तो इसके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स भी काम करेगा, जो कि क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाई रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया m मल्टीप्लाइड बाई AR। सपोज m बी द मास ऑफ द मोटर कार, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम किया, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, एन नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर लेगा n इक्वल टू mg, एंड रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन अब इधर सेंटर के टुवार्ड्स सर्कुलर रोड के, प्लेन सर्कुलर रोड के सेंटर के टुवार्ड्स रेडियस के लॉन्ग सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन काम करेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा कितना, मास मल्टीप्लाइड बाई AC, m इंटू AC, यहाँ भी m इंटू AC हो जाएगा, AC का मतलब v स्क्वायर बाई r सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है उधर, तो टेंजेंशियल फोर्स भी काम करेगा dv बाई dt इक्वल टू a। तो फोर्स हो जाएगा कितना, m इंटू a, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन रिजल्टेंट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा
along the tangent of the circle, जीरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt इक्वल टू a है। तो इस प्रकार टेंजेंशियल मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए आर हो गया, जो हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर, दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए दिया है डी बाई डी टी का स्क्वायर, ए सी इक्वल्स टू कितना है वी स्क्वायर बाई आर, तो ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यह रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए सी का मॉड ए का मॉड इंटू कॉस 90, क्योंकि टेंजेंट जो होता है सर्किल में वह रेडियस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यह रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो मोटर कार पर एक्ट करेगा, मतलब मोटर कार का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा यह ए आर इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, which is moving on a plane और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड एक्टिंग ऑन द कार, कितना हो गया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन m इनटू ए आर, दैट इज m, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है रूट अंडर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, दोनों का सम करके स्क्वायर रूट, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा। और यह रिजल्टेंट फोर्स किसके द्वारा मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा मिलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ हम मान लें, तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा रिजल्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू एम ए इंटू ए आर। अब मोटर गाड़ी का चूंकि स्पीड मतलब स्कीड करने के लिए उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर मोटर गाड़ी स्कीड कर जाएगा, उसका व्हील जमीन को छोड़ देगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा या स्पीड ही ज़्यादा हो जाए, तो वैसी सिचुएशन हो सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर्स ऑफ दैट मोटर कार एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड एंड मोटर कार का टायर्स के बीच में के कांटेक्ट में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो कि उसके मोशन का अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग that is resultant friction force acting on the car equals to mu into n, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, mu into n, n यहाँ नॉर्मल रिएक्शन balances the weight of the car, n vertically upward, नॉर्मल रिएक्शन weight vertically downward, तो mu n की जगह रिप्लेस कर देंगे m की। अब हमें वो स्पीड मालूम करना है जिस स्पीड से कार स्कीड कर जाए, तो कम से कम उतना स्पीड चाहिए, उससे अधिक हो तो ऊपर भी स्कीड करेगा, लेकिन उससे कम होगा स्पीड तो स्कीड मोटर कार स्कीड नहीं करेगा। तो कार को उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर स्कीड करने के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, तब होगा, अदरवाइज स्पीड ज़्यादा होगा तो ऊपर भी होगा, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है फॉर द कार टू स्कीड ऑन द हॉरिजॉन्टल और प्लेन सर्कुलर रोड ऑन द horizontal circular road
horizontal circular route. We have frictional force, that is resultant friction force mu into mg should be a smaller and equal to फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोवाइड करता है रिजल्टेंट फोर्स, तो एम म्यू एम मतलब रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी इज अ स्मॉलर लेस एंड इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, दैट इज मास एम इंटू रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के कारण एम इंटू ए आर, एंड ए आर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एम मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है डीवी बाई डी टी, जिस रेट से मोटर कार का उस कार का स्पीड टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है डीवी बाई डी टी, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो कि उस सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंट माने उस सर्कुलर ट्रैक के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन किया जाएगा उसके लॉन्ग एक्ट करेगा, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवार्ड्स the center of the circle along the radius. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वर्टिकली डाउन अपवर्ड काम करेगा, जबकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर लेता है। नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा हमने ऊपर कर दिया जिससे कि क्लियरली दिखाई दे, एम इंटू ए या तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए है तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंटर के टुवार्ड्स रेडियस के लॉन्ग सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी एक्ट कर रहा था। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है ए आर, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और वह प्रोवाइड करेगा कौन फ्रिक्शन फोर्स भी प्रोवाइड करेगा उसे, लेकिन स्कीड करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होगा वह रिजल्टेंट फोर्स से स्मॉलर और इक्वल होगा, तो उस कंडीशन को मैंने यहाँ लिखा है। अब जो स्पीड चाहिए, कितना स्पीड चाहिए जिससे कि स्कीड कर जाए, उससे अधिक स्पीड हो तो ठीक है, स्पीड होगी कार, लेकिन उससे कम स्पीड होगा तो कार स्कीड नहीं होगी, इसलिए वह स्पीड जो है भी एक तरह से मैक्सिमम स्पीड होगा, उससे कम होने पर कार स्पीड नहीं होगी, उससे अधिक है तो स्पीड तो होगी, लेकिन कम से कम वह स्पीड चाहिए, वह स्पीड भी है, तो उसके लिए इसे इक्वल कर दिया जाए, म्यू एम जी लेस एन इक्वल टू एम इंटू मैंने फ्रिक्शन फोर्स इज स्मॉलर एंड इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि एम इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उस स्पीड के लिए जो कम से कम स्पीड जितना चाहिए कि स्पीड हो जाए व्हीकल, उससे अधिक है तो ठीक है, लेकिन मिनिमम एक चाहिए कि स्पीड होने के लिए कम से कम स्पीड चाहिए, वो मिल जाएगा। उससे कम स्पीड होगा उस स्पीड से तो मोटर व्हीकल स्पीड नहीं करेगा, उससे ज़्यादा होगा तो स्पीड तो करेगा ही। तो देयरफॉर म्यू एम जी इक्वेट कर लें, इस इनइक्वलिटी कंडीशन को इक्वल कर लें तो हमें वह स्पीड भी मिल जाएगा जो कि मोटर कार को स्कीड करने के लिए सफिशिएंट होगा उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूट पर। तो मल्टीप्लाइड बाई मतलब म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हमने बराबर कर दिया एम मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा वी फोर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, ऐसे पहले एम से एम कैंसिल करा लें बोथ साइड्स में, एलएचएस में क्या बचा म्यू जी, और म्यू जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट v to the power 4 upon r square plus a square, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमको v चाहिए तो v एलिमिनेट करना होगा, फिर इससे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स
म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बराबर है राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर म्यू जी का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आरएचएस में स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, स्क्वायर करने से हट जाएगा। तो भी स्क्वायर भी का पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आरएचएस में हो गया, स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायर करने पर। एलएचएस में म्यू जी का होल स्क्वायर वी स्क्वायर जी स्क्वायर। अब भी 4 वाला जो टर्म हमको भी चाहिए वह स्पीड जिस स्पीड से कार स्किड कर जाए, तो कम से कम उतना स्पीड चाहिए, उससे अधिक हो जाएगा तो पर भी स्किड करेगा, उससे कम होगा तो स्किड नहीं करेगा। और v का पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, v4 को मतलब इस टर्म को एलिमिनेट कर लिया जाए तो v4 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dv अपॉन dt, इसलिए v का पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में उसके लिए अब ऊपर मैंने बोर्ड के अपर पार्ट को मैं इरेज करता हूं, जो कंडीशन हमने लिखा था स्किप करने का कंडीशन। और अब नीचे से यहाँ से ऊपर ले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में v टू द पावर 4 और v टू द पावर 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देयरफॉर v टू द पावर 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज किया गया। देयरफॉर v इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का पावर 1/4। v टू द पावर 4 है एलएचएस में, आरएचएस में जाकर क्या हो गया? 1 का पावर 4 हो गया। तो यह फाइनल आंसर हो गया v इक्वल्स टू दैट इज v इक्वल्स टू अंडर बिग ब्रैकेट स्टार्ट किए म्यू स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम इधर भी लिख सकते हैं, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में है तो आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिए म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर बिग ब्रैकेट पावर 1 इंटायर मैंने बिग ब्रैकेट का पावर 1/4 हो गया आंसर। यही हो गया स्पीड ऑफ द कार। इस स्पीड से जब कार उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूट से होकर पास करेगा तो स्किड कर जाएगा, और इससे कम स्पीड होगा तो स्किड नहीं होगा, इससे अधिक होगा तो स्किड होगा ही। तो ये स्पीड ऑफ द कार, दिस इज स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार टू स्किड on the horizontal circular road. So this is the final answer. The speed of the car to skid on the horizontal circular road or plane circular road is v equal to big bracket mu square g square minus a square under bracket small bracket के अंदर रखा multiplied by capital R square ब्रैकेट क्लोज्ड, मतलब अब बिग ब्रैकेट दे करके 1 का पावर 4 इंटायर बिग ब्रैकेट 1 का पावर 4। आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्पीड ऑफ द कार which is sufficient to skid that car on a moving on a horizontal circular road or plane circular road. Now this video is completed. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, एवं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।